सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो अपनी सिफारिश की है, ये शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य, इन्होंने सिफारिश है शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य, ऐसे लिख दे रहा हूं, शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य। राष्ट्रीय लक्ष्य ये क्या था, इसे पंचमुखी कार्यक्रम भी कहा जाता है। कोठारी आयोग का पंचमुखी कार्यक्रम भी इसे कहा जाता है। शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य जिसे कहा जाता है पंचमुखी कार्यक्रम। ये पंचमुखी कार्यक्रम किसने दिया था, ये पंचमुखी कार्यक्रम। ये सीधा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो, शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य पंचमुखी कार्यक्रम किस आयोग की सिफारिश पर दिया गया था, तो इसी कोठारी आयोग की सिफारिश पर दिया गया था। इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा के 5 लक्ष्य होने चाहिए, 5 कार्य होते हैं और होने चाहिए, और 5 उद्देश्य होने चाहिए। कोठारी आयोग की सिफारिश थी कि शिक्षा के, इन्होंने कहा कि आयोग ने कहा, या कोठारी आयोग ने कहा कि शिक्षा के 5 लक्ष्य और 5 कार्य, 5 उद्देश्य, 5 लक्ष्य, 5 कार्य, 5 उद्देश्य, 5 उद्देश्य है, उद्देश्य होने चाहिए। अब ये कौन कौन से 5 लक्ष्य, 5 कार्य या 5 उद्देश्य होने चाहिए, तो इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होना चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, उत्पादकता में वृद्धि। किससे, शिक्षा से, उत्पादकता में वृद्धि। अब इनको आप लोग लिखते रहना अच्छे से। नंबर 1, उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए शिक्षा से। दूसरा, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता मजबूत होनी चाहिए शिक्षा से। सामाजिक व राष्ट्रीय एकता मजबूत होनी चाहिए। सामाजिक व राष्ट्रीय एकता मजबूत होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा हो जिससे क्या होनी चाहिए, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि हो और सामाजिक व राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हो। और तीसरी चीज, शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा लोकतांत्रिक गुणों का विकास हो। लोकतांत्रिक गुणों का विकास करने वाली हो शिक्षा, गुणों का विकास हो। अब मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, मैं शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक गुणों का विकास हो, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, इसको समझना थोड़ा। और राष्ट्र का आधुनिकीकरण हो। चौथा इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि राष्ट्र, शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण होना चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए, या फिर आधुनिकीकरण हो। शिक्षा ऐसी हो जिससे राष्ट्र का क्या हो, आधुनिकीकरण हो। और 5वां, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने वाली होनी चाहिए शिक्षा। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। ये सब, इन चीजों को करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, तब उस शिक्षा का फायदा है। ये है पंचमुखी कार्यक्रम। शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम किसने दिया था, तो कोठारी आयोग ने दिया था। क्या थे पंचमुखी कार्यक्रम, एक तो उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए शिक्षा के द्वारा। दूसरा, शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता मजबूत होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक गुणों का विकास हो। चौथा, राष्ट्र का आधुनिकीकरण हो। और 5वां, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 5 उद्देश्य थे। इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य पंचमुखी कार्यक्रम में शामिल नहीं था। इसलिए ये आपको याद भी होने चाहिए। प्रोडक्शन में वृद्धि होनी चाहिए, उत्पादकता में, और सामाजिक व राष्ट्रीय एकता की भी वृद्धि होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, लोकतांत्रिक गुणों का भी विकास होना चाहिए। और क्या है, राष्ट्र का आधुनिकीकरण होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण होना चाहिए। और सामाजिक मूल्यों का विकास हो, नैतिक मूल्यों का विकास हो, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो ये है शिक्षा के उद्देश्य कह लो, लक्ष्य कह लो, या शिक्षा के कार्य कह लो। इसी को उन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम कहा है। तो पहली चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब दूसरा चलते हैं, शिक्षा की संरचना के संबंध में उन्होंने क्या सुझाव दिए, मतलब सजेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं कि जो शिक्षा का जो
स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने क्या कहा उसको समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे शिक्षा की संरचना के संबंध में सुझाव। अब इसको समझना, शिक्षा की संरचना के संबंध में, संरचना के संबंध में सुझाव। अब देखो इन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक और आधुनिक और उच्च तीनों शिक्षाओं के बारे में इन्होंने जब बात की है तो इसका मतलब स्ट्रक्चर इन्होंने सभी के बारे में कहा होगा। ठीक है, तो सजेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के स्ट्रक्चर के संबंध में इनके क्या सुझाव थे इस पर हम बात कर रहे हैं। अब इनको ध्यान रखना, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि 10+2+3, नंबर 1 इन्होंने कहा कि 10+2+3 की संरचना अपनाई जाए, की संरचना होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, 10+2+3 मतलब 10 का क्या होना चाहिए, जो प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षा है वो 10 ईयर की होनी चाहिए, और जो 2 की क्या होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, और 3 की क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन वाली। 10+2+3 की संरचना इसे कहा जाता है। मतलब 10 तक की क्लास, 1 से 10 तक एक हो गया, +2 11th 12th हो गया, और +3 फिर बीए की जो एजुकेशन है वो होना चाहिए। मतलब शिक्षा की जो संरचना है, स्ट्रक्चर, उन्होंने 10+2+3 की संरचना की सिफारिश की। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरा देखो, अब इन्होंने देखो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, देखो इन्होंने किस किस के बारे में कहा, एक तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी, हाँ, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसमें क्या आता है, नर्सरी हो गया, एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया, मतलब 1 से 3 साल की होनी चाहिए। कम से कम वहां पर 1 साल तो पढ़ाई बच्चा पढ़े पूर्व प्राथमिक, और नहीं तो 3 साल पढ़े, ये इनने कहा। कितने साल की होनी चाहिए पूर्व प्राथमिक, 1 से 3 साल। क्लियर हो गया, 1 वर्ष से 3 वर्ष। तो ये सब लोग जानते हैं, इसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जिसके अंतर्गत आता है, तो 1 से 3 साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अब दूसरा देखो, अब इसके बाद कहां पर जाएगा, कक्षा 1 में जाएगा। जब 1 में जाएगा तो बच्चे का कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 6 साल। 6 साल में बच्चा प्रथम कक्षा में प्रवेश होना चाहिए उसका। तो बालक की उम्र प्रथम कक्षा में प्रवेश के दौरान, इसको भी ध्यान रखना, प्रथम कक्षा में 6 वर्ष में प्रवेश होना चाहिए, 6 वर्ष में प्रवेश होना चाहिए, प्रवेश होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना कि प्रथम कक्षा में कितनी एज में प्रवेश दिलाया जाना चाहिए बच्चे को, तो 6 वर्ष। ठीक है, मतलब कम से कम, हाँ, उससे अधिक हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब एक आएगा निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक। अब निम्न प्राथमिक के लिए क्या कहा इन्होंने, निम्न प्राथमिक शिक्षा, और फिर आएगा उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, निम्न प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आ जाती है, फिर उच्चतर माध्यमिक आती है, माध्यमिक शिक्षा, फिर आता है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। ये समझना इसको, हाँ, खाली रटना नहीं है ये, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। और फिर इसके बाद आ जाएगा स्नातक शिक्षा। देखो, स्नातक, स्नातक, परास्नातक, स्नातक, और फिर शोध, रिसर्च। अब देखो तो इसको एक बार, आपको ये समझ में आ रहा है क्या जितना मैंने लिखा, ये इतने पॉइंट समझ में आए। देखो, निम्न प्राथमिक का मतलब समझ रहे हो, 1 से लेकर के 4 तक की कह लो, या 5 तक, जो भी कहते हो, अभी के हिसाब से 1 से लेकर के 5 तक का है ना, ये तो निम्न प्राथमिक हो गया। फिर देखो, उच्च प्राथमिक का मतलब क्या हो गया, 5, 6, 7, 8 तक की एजुकेशन उच्च प्राथमिक होगी। फिर क्या है, माध्यमिक शिक्षा मतलब समझ रहे हो, 9th 10th माध्यमिक शिक्षा हो गया। उच्चतर माध्यमिक कौन सा हो गया, 11th 12th हो गया। ठीक, फिर स्नातक मतलब बीए हो गया, ग्रेजुएशन।
परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, फिर शोध मतलब रिसर्च वाला पीएचडी वगैरह ये हो गया। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर। अब इसको समझो, देखो निम्न प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर के 4 तक, 1 2 3 4 है ना, तो 1 से लेकर के 4 तक ये 4 से 5 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ये कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो 4 से 5 वर्ष, कक्षा 1 2 3 4 तक का हो गया, ठीक है। उच्च प्राथमिक कितना होना चाहिए? ये भी इनने कहा कि भाई उच्च प्राथमिक देखो 5 6 7 8, ये 4 वर्ष की ये होनी चाहिए, 4 वर्ष की क्या होनी चाहिए? उच्च प्राथमिक, ठीक है। 4 वर्ष ये हो गया, 4 भी मानते हो तो 4 दूनी 8 वर्ष की होगी, 4 वर्ष की 1 से 4 तक और 5 से 8 तक की ये होगी, तो 8 वर्ष ये हो गया। माध्यमिक शिक्षा मतलब क्या होगा? 9th और 10th, 9th 10th कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का, ये माध्यमिक शिक्षा हो गया। उच्चतर माध्यमिक कितने साल का होगा? 11th 12th, 2 वर्ष का ये भी होगा, 2 वर्ष का ये हो गया। अब देखो जो निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, अगर इन तीनों को जोड़े तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 2 10 साल हो गया, ठीक है। और 2 साल की उच्चतर माध्यमिक होगी। अब आया स्नातक, स्नातक कितने साल का होता है बताइए आप लोग? स्नातक कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा, है ना, कम से कम 3 वर्ष का। इन्होंने कहा कि भाई स्नातक जो है 3 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। और परास्नातक कितने साल का होता है? सब लोग जानते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल का होता है? 2 वर्ष का। इनने 2 से 3 वर्ष कहा था। और फिर शोध कितने साल का होता है? तो शोध के लिए इन्होंने 2 से 3 वर्ष इसके लिए भी रखा था, 2 से 3 वर्ष। अब मुझे बताओ क्या स्ट्रक्चर सबके समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले तो हमने निम्न प्राथमिक की बात की, ये 4 से 5 वर्ष, ये इसको 4 से 5 वर्ष का। इससे पहले देखो पूर्व प्राथमिक समझ लेना, ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी 3 वर्ष का ये हो गया, 3 ये हो गया। 4 वर्ष का कक्षा 1 से 4 तक, फिर उच्च प्राथमिक 5 से लेकर के 8 तक ये हो गया 4 वर्ष का, 5 6 7 8। और माध्यमिक शिक्षा 2 साल की, 9th 10th ये हो गया, 11th 12th ये 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर आपके समझ में आया क्या? जिसके अगर कहीं पर समझ नहीं आ रहा तो फिर पूछना जरूर। तो ये है मेन इसका समझने वाला स्ट्रक्चर, जिस पर आप लोगों ने ध्यान देना है। ये संरचना उन्होंने शिक्षा से संबंधित दी है। शोध 2 से 3 वर्ष, लिख नहीं रहा तो शोध यहाँ लिख लेना, शोध 2 से 3 वर्ष का रिसर्च, ठीक है। तो ये था इनका सुझाव शिक्षा की संरचना के संबंध में, तो इसको आप लोग क्लियर रखना। अब आप लोग एक बात ध्यान रखना, इन्होंने आगे क्या कहा कि 4 दूनी 8 2 10, ये मतलब प्राइमरी 4 दूनी 8th तक की ये होगी और 10th तक की होगी। 10th तक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद, 10 वर्षों की शिक्षा पूर्ण करने के बाद सबसे पहले एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। उससे पहले कोई भी सार्वजनिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा कह लो वो नहीं होनी चाहिए, ये इनने कहा। तो इसके आगे आप लोग, ये तो हमने लिखा था, अब आप आगे लिखेंगे कि 10 वर्ष की परीक्षा, 10 वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने के बाद पहली सार्वजनिक प्रवेश परीक्षा कराई जानी चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि 10 वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने के बाद पहली सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए, मतलब जो बोर्ड परीक्षा है वो 10 वर्ष की शिक्षा पूरी करने के बाद कराई जानी चाहिए, ये इनका कहना था। इसके अलावा देखो विषय विभाजन, अब देखिए विषय विभाजन कब करना चाहिए? विषय विभाजन 10th क्लास में होना चाहिए। पहले 9th में करने की बात हो रही थी, लेकिन इनने कहा 9th के बदले 10th पास होने के बाद होनी चाहिए, 10 पास होने के बाद होनी चाहिए, मतलब 11th 12th के बाद होनी चाहिए। ये इनका सुझाव था कि विषय विभाजन मतलब आप समझ रहे होंगे आर्ट साइंस कॉमर्स, ये जो विषयों का विभाजन है
ये 9th में नहीं बल्कि 11th में होना चाहिए, ये कहने का मतलब है 10th पास के बाद विषय विभाजन होना चाहिए। हालांकि विषय विभाजन 9th में ही हो जाता है, 8th के बाद हो जाता है। कुछ गर्ल्स गृह विज्ञान वगैरह ले लेते हैं और कुछ साइंस में चले जाते हैं, कुछ आर्ट साइड में चले जाते हैं, और फिर कॉमर्स की बात आती है तो फिर कॉमर्स 11th में जाकर के वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषय विभाजन होता है। तो ये भी इनका सुझाव था कि 10 वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने के बाद पहली सार्वजनिक परीक्षा और विषय विभाजन 10th पास होने के बाद होना चाहिए। इसके अलावा समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखो समान पाठ्यक्रम द्वारा लड़के लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए, द्वारा बालक बालिकाओं की शिक्षा होनी चाहिए, बालक बालिकाओं की शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पाठ्यक्रम समान होना चाहिए, इसमें ज्यादा ऐसा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। बालक बालिकाओं को सबको गणित विज्ञान की समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कहा इन्होंने। अब इसके बाद देखिए अगला इनका जो सुझाव था, इन्होंने कहा कि माध्यमिक जो विद्यालय है 25% माध्यमिक विद्यालयों को बदल करके व्यावसायिक विद्यालय बना देने चाहिए। ये भी इनका इसी में सुझाव था, संरचना से संबंधित सुझाव। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, इन पॉइंटों को आप लिखते हुए चलें। और ये संरचना वाला कल हमने क्लियर किया था, ये आपको सबको समझ में आया ही होगा। संरचना में कुछ और पॉइंट है, उन पर हम चर्चा और कर रहे हैं और फिर इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं। इन पॉइंटों को लिखते चलना, समझते चलना। मेन बात यहाँ पर समझने की है, क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हैं और उनको समझना बहुत जरूरी है। समझ आ जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लिखने में भी। ठीक है, फिर आपको वैसे भी पूरा लिखने तो है नहीं, इनसे बनने वाले क्वेश्चनों कैसे बनेंगे उन पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, 25% 25% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों में बदलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, विद्यालयों में बदल देना चाहिए। ठीक है, ये व्यावसायिक विद्यालय बन जाने चाहिए, ये भी इनका सुझाव था। और इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए। देखो कॉमन स्कूल सिस्टम, लड़के लड़कियों के लिए सबके लिए समान स्कूल, कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। लड़के लड़की और कोई भी जाति धर्म सबके लिए समान। ठीक है, SC ST OBC सभी वर्ग के बच्चों के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा देखो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, अब इस चीज को भी थोड़ा सा समझना, प्राथमिक शिक्षा के किस भाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में। जबकि जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा देखो अब थोड़ा सा अंतर देखो, ये तो प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में है, जबकि इन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, स्थानीय भाषा में, मतलब स्टेट की भाषा कह सकते हो, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में होनी चाहिए, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा है वो किस में होनी चाहिए, तो स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। ये भी इनका सुझाव था। संरचना, पूरे शिक्षा की संरचना से संबंधित ये भी एक इम्पोर्टेंट सुझाव है। इसके अलावा देखो काम के घंटे, अब इसको समझना, वर्किंग आवर, काम के घंटे कम से कम 1000 घंटे, 1000 घंटे होने चाहिए कहा इन्होंने। और साथ में इन्होंने कहा कि लगभग 1100-1200 घंटे, कम से कम 1000 घंटे और लगभग लिख दे रहा हूं, लगभग 1100 से 1200 घंटे होने चाहिए, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, वर्किंग आवर जो है 1000 घंटे तो मिनिमम होने ही चाहिए, लेकिन उससे बढ़ा करके 1100 से 1200 घंटे भी इसको करना चाहिए, ये वर्किंग आवर की। कार्य दिवस देखिए अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, कार्य दिवस कितने होने चाहिए। कार्य दिवस अब दोनों के लिए कहा इन्होंने, माध्यमिक विद्यालय में कितने होने चाहिए और कॉलेज में कितने होने चाहिए। माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज दोनों के लिए इन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी। माध्यमिक विद्यालय इन्होंने कहा कि 234 कार्य दिवस होने चाहिए, साल में कितने, 234 दिन साल में होना चाहिए।
जबकि जो कॉलेज में है 216 दिन इन्होंने वर्किंग डेज बताए थे, इतने दिन रखने की इनकी रिकमेंडेशन है। तो ये कार्य दिवसों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले हमने जब राधा कृष्णन आयोग पढ़ा था वहां पर हमने कहा था 180 दिन होने चाहिए, जबकि मुदालियर आयोग में हमने कहा 200 दिन की बात वहां पर की थी। अब हम बढ़ रहे हैं कोठारी आयोग में, तो इन्होंने कार्य दिवस 234 दिन की सिफारिश की माध्यमिक स्कूलों में, जबकि कॉलेज में 216 दिन की इनकी सिफारिश थी। ठीक है। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर बाद में भी अभी भी जो सर्व शिक्षा अभियान SSA चलाया गया, तो उस पर भी इसमें काम किया गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये कहेगी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। ये भी इनकी सिफारिश थी, जिस पर बाद में फिर सन 2000-2001 में जब SSA आया, सर्व शिक्षा अभियान, है ना, तो उसके तहत इस पर काम भी किया गया और फिर बाद में सर्व शिक्षा अभियान को फिर इसको बदल दिया गया 2013-14 में, तो अभी उस पर काम चल रहा है। अब इसमें प्रत्येक 1 किलोमीटर में माध्यमिक में प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक 3 किलोमीटर में माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। ये इनकी सिफारिश। ठीक है। प्रत्येक 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। ठीक है। ये इनकी सिफारिश थी, प्रत्येक 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए और प्रत्येक 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दूसरा चलते हैं प्रशासन संबंधी सुझाव, सजेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। जल्दी से इसे कंप्लीट करें और फिर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सुझावों को समझते हैं। अब प्रशासन संबंधी क्या सुझाव थे इसको भी समझना। सबसे पहली चीज तो इन्होंने कहा कि भाई एक तो योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। सबसे पहली बात कहा कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। ये बेसिक बातें हैं, होनी चाहिए। अब ये जनरली वैसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन अगर कभी बना कि प्रशासन संबंधी निम्न में से कौन सा सुझाव था कौन सा नहीं था, इसमें 2-3 ऑप्शन दे दे तो उसकी बात अलग है ना। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर व प्रमोशन की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रमोशन की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उचित रूप से जो है ट्रांसफर करना और प्रमोशन उनका जो होता है उसके लिए भी व्यवस्था उचित रूप से करनी चाहिए। 2 बातें तो ये होगी, लेकिन अब तीसरा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE आपने पढ़ा था, CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। इंपॉर्टेंट हो गया, अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए, ये इन्होंने कहा था। और इसके अलावा देखो NCERT आप लोग सब इसके बारे में आगे हम इस टॉपिक को ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में NCERT दे रखा है, तो उस पर चर्चा करेंगे। NCERT को विद्यालयी शिक्षा का भार दिया जाना चाहिए। NCERT को विद्यालयी शिक्षा का भार दिया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, विद्यालयी शिक्षा का भार दिया जाना चाहिए। मतलब जो विद्यालयी शिक्षा है उसको
चलाने का काम किसका होना चाहिए, एनसीईआरटी। और आज एनसीईआरटी आप सब लोग जानते हैं कि इस विद्यालयी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो एनसीईआरटी ही है, उसी के द्वारा इसे संभाला जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन और है, इनने कहा कि भाई शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाना चाहिए। शिक्षा को क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना चाहिए, महत्व का घोषित कर शिक्षा नीति का ग्रहण, शिक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए, शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है ये दोनों, निर्माण किया जाना चाहिए। और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर फिर 1968 में शिक्षा नीति को बनाया गया। इसी के आधार पर 1968 की शिक्षा नीति बनी और फिर उसी 1968 की शिक्षा नीति को बेस बना करके नई शिक्षा नीति 1986 को बनाया गया था। क्लियर हो गया? तो इन्होंने कहा कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उससे शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया जाना चाहिए। ठीक, और इन्हीं के सिफारिश के आधार पर फिर 1968 की शिक्षा नीति बनी। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। शिक्षा के प्रशासन संबंधी इनके क्या सुझाव थे, प्रशासन भी, और ठीक है, प्रशासन संबंधी सुझाव भी हमारे क्लियर हुए और फिर संरचना से संबंधित भी हो गया और शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य भी हमने देख लिया। ये तीनों बातें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। ठीक है, और इसमें जो है ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को विद्यालय शिक्षा का भार दिया जाना चाहिए और दूसरा शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सजेशन की, वित्त संबंधी सुझाव। सजेशन रिलेटेड टू फाइनेंस, वित्त से संबंधित इन्होंने अपने क्या सुझाव दिए, लिखा सबने। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं और बात करते हैं वित्त संबंधी सुझाव। बहुत अच्छे से समझे एक एक पॉइंट को, इनको रिवीजन करने पड़ेंगे क्योंकि जब 2-3 चीजें हम पढ़ लेंगे, 3 आयोग तीसरे आयोग में चल रहे हैं तो फिर कंफ्यूजन होने लगता है कि इसमें था, इसलिए इनको रिवीजन करना पड़ेगा। अगला है वित्त संबंधी सुझाव। वित्त संबंधी सुझाव, सजेशन रिलेटेड टू फाइनेंस, कि फाइनेंस के लिए इन्होंने क्या सुझाव दिए। अब भाई वित्त की व्यवस्था करने की बात की होगी, कहीं से वित्त की व्यवस्था करो। वित्त की व्यवस्था कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब देखो हमारे यहाँ कौन कौन सी बॉडी होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट होती है, इसके अलावा एक लोकल बॉडी भी होती है जिसमें हम नगर पंचायत और ग्राम पंचायत की बात करते हैं ना, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये 4 चीजें होती है। तो इन चारों से इन्होंने कहा, सबसे पहले तो कहा कि भाई जो बजट का 6% जो है आप शिक्षा पर खर्च करो। तो मुख्य बात तो इन्होंने सबसे पहले ये कही, बजट का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार शिक्षा के लिए धन को उपलब्ध कराए। ठीक, तीसरी चीज इन्होंने क्या कहा, राज्य सरकारें भी अपनी ओर से धन की व्यवस्था करें, शिक्षा के लिए जो है धन की व्यवस्था राज्य भी अपनी ओर से जितना हो सकता है वो भी करें। और फिर क्या कहा, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतें भी ग्राम स्तर में अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो शिक्षा पर खर्च करें। और साथ में क्या कहा, नगर पालिकाएं जो है, नगर पालिकाएं भी अपने नगर पालिका के क्षेत्र में धन संबंधी व्यवस्था करें। तो वित्त के लिए सबसे कहा है, इन सभी बॉडी से कहा, 3 की 3 जो बॉडी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल बॉडी, इन तीनों से कहा कि भाई आप वित्त की व्यवस्था करें। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज क्या कहा कि शिक्षा पर बजट का कितना खर्च किया जाना चाहिए, 6% शिक्षा पर बजट का खर्च होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यही कहा कि शिक्षा पर बजट का 6% निवेश होना चाहिए, निवेश होना चाहिए। ये इनकी बात थी, शिक्षा पर बजट का 6% निवेश होना चाहिए। दूसरा क्या कहा, देखो व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए। देखो अभी हमने कहा था व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। अब व्यावसायिक शिक्षा पर बल देंगे तो क्या होगा, उससे फाइनेंस की थोड़ा सा व्यवस्था वहां से भी हो सकती है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा देंगे तो उससे कुछ चीजें निर्माण होंगी और उससे जो है राजकोष को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए। और राज्य सरकारें आय का ज्यादातर हिस्सा मतलब शिक्षा पर खर्च करें। राज्य सरकारें
आय का एक हिस्सा शिक्षा पर निवेश करें। ठीक है, राज्य सरकारें भी क्या करें, शिक्षा पर निवेश करें। अब केंद्र तो कर ही लिया अपने बजट का 6% करे, और राज्य भी क्या करे, अपने जो उनके पास जो धन है उसका शिक्षा पर व्यय करें। इसके अलावा ग्राम पंचायतें क्या करें, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर निवेश करें। ठीक है, शिक्षा पर निवेश करें, लोकल बॉडीज भी वहां पर निवेश करें। और इसके अलावा देखो जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं भी अपने नगर पालिका क्षेत्रों में शिक्षा पर निवेश करें, मतलब शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था उनको भी करनी चाहिए। क्या कहा कि नगर पालिकाएं भी शिक्षा के लिए निवेश की व्यवस्था करें। याद रखना, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, निवेश की व्यवस्था करें। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये हो गया वित्त संबंधी इनके सुझाव। तो वित्त संबंधी सुझावों को भी लिखे, एक एक सुझाव को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं। उन क्वेश्चनों पर जब चर्चा करेंगे तो वहां पर चीजें अपने आप निकल करके आएंगी। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी मूल्यांकन संबंधी सुझाव, मूल्यांकन संबंधी सुझाव। अब मूल्यांकन के लिए इन्होंने क्या कहा, देखो मूल्यांकन, देखो आप सब लोग जानते हैं मूल्यांकन जो है सतत मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाता है ना। सतत मतलब निरंतर, हमेशा मूल्यांकन होना चाहिए बच्चों का। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने यही कही कि जो मूल्यांकन है वो सतत रूप से होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो है जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर में अगर हम जाएंगे तो आंतरिक मूल्यांकन की इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि भाई जो प्राथमिक स्तर है वहां पर आंतरिक रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। उसमें जरूरी नहीं है कि भाई आप बच्चों को नंबर दो, उनको बड़ी परीक्षाएं कराओ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है प्राथमिक स्तर में, है ना। आंतरिक मूल्यांकन, शिक्षक को मूल्यांकन करना चाहिए कि भाई बच्चा कुछ आगे इसमें सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से प्राथमिक स्तर में आंतरिक मूल्यांकन की बात की। माध्यमिक स्तर में इन्होंने कहा मौखिक मूल्यांकन होना चाहिए। माध्यमिक जो 6, 7, 8 की है वहां पर मौखिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा वहां पर भी रिटर्न की इन्हें जरूरत, उस पर फोकस नहीं किया। मौखिक रूप से जो है मूल्यांकन वहां पर होना चाहिए। प्राथमिक में आंतरिक और माध्यमिक में मौखिक मूल्यांकन की बात की। अब बात आई बोर्ड परीक्षा की। बोर्ड परीक्षा कैसी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होनी चाहिए। मूल्यांकन के लिए सबसे पहले इन्होंने कहा मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, मतलब निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक स्तर में आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, इंटरनल मूल्यांकन होना चाहिए। और माध्यमिक स्तर में जो है मौखिक होना चाहिए, मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में होने चाहिए। और जो बोर्ड परीक्षा में मूल्यांकन हो उसमें ग्रेडिंग पद्धति होनी चाहिए। और सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन कौन करे, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसे कराया जाना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने कहा केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट का भी गठन किया जाना चाहिए। अब देखो, केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट का गठन करना चाहिए, यूनिट का गठन होना चाहिए। तो इस पर भी ध्यान देंगे कि केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट, परीक्षा में सुधार करने के लिए एक यूनिट का गठन भी होना चाहिए। तो ये थे इनके मूल्यांकन संबंधी सुझाव। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाठ्यक्रम के संबंध में। अब देखो पाठ्यक्रम के संबंध में इन्होंने क्या कहा, सजेशन रिलेटेड टू सिलेबस, सिलेबस के लिए इनके क्या क्या सुझाव थे उन पर हम चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव। पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव। अब पाठ्यक्रम देखो हर स्तर में अलग अलग पाठ्यक्रम की इन्होंने सिफारिश की होगी, है ना। एक तो पूर्व प्राथमिक हो गया, पूर्व प्राथमिक हो गया, फिर प्राथमिक हो गया। पूर्व प्राथमिक में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, प्राथमिक में क्या होना चाहिए, माध्यमिक में क्या होना चाहिए, उच्च माध्यमिक में क्या होना चाहिए, इतनी सारी चीजें हैं। देखो मैं इनमें मुख्य मुख्य बातें लिखूंगा, सारी नहीं लिखूंगा। पूर्व प्राथमिक स्तर, ठीक है, यहाँ पर पाठ्यक्रम। फिर क्या आएगा, प्राथमिक स्तर में पाठ्यक्रम, प्राथमिक स्तर में होगा, स्तर में पाठ्यक्रम, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, प्राथमिक के बाद माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है।
माध्यमिक स्तर में, माध्यमिक स्तर में पाठ्यक्रम, और माध्यमिक स्तर से आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, उच्च माध्यमिक स्तर में, उच्च माध्यमिक स्तर में पाठ्यक्रम, हायर सेकेंडरी में। तो इस तरीके से इन्होंने सबके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाया। अब इसको थोड़ा सा समझना आप, जो पूर्व प्राथमिक है, पूर्व प्राथमिक में क्या पाठ्यक्रम बनाया होगा कि भाई बच्चे छोटी मोटी चीज़ें सीखे, जैसे खाना कैसे खाना चाहिए, है ना, कैसे बोलना चाहिए, कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए, इस तरीके का पूर्व प्राथमिक, मतलब जो पूर्व प्राथमिक का मतलब समझना नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे को, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर सिखाई जानी चाहिए। वहाँ पर पढ़ाई का कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि भाई ये भी लिखाओ ये भी याद कराओ, ऐसा उससे मतलब नहीं है। पूर्व प्राथमिक में क्या होना चाहिए, वहाँ पर छात्रों को खाने पहनने, छात्रों को खाने पहनने, सफाई करने, खाने पहनने सफाई करने, बातचीत करने और खेलकूद, ठीक, और इसके अलावा सामाजिक व्यवहार के कौशलों की शिक्षा दी जानी चाहिए, के कौशलों की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें होनी चाहिए जिसमें कि बच्चा इन चीजों को सीख सके। समझ आ गया? तो इसके कौशलों के विकास से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये बिल्कुल समझ आया होगा, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में इस तरीके की चीजें बच्चों को सिखाई भी जाती है। अब बात आती है प्राथमिक स्तर में। प्राथमिक स्तर में क्या है, देखो प्राथमिक में क्या होगा, जैसे मातृभाषा वहाँ पर सिखाई जाएगी, है ना, हिंदी वगैरह जो पढ़ने के लिए बच्चों को वहाँ पर किताब होती है छोटी। इसके अलावा जो हमारे आसपास का व्यवहारिक गणित मतलब छोटी मोटी चीजें, व्यवहारिक गणित भी होनी चाहिए। जो गणित फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में छोटी मोटी चीजें, कैलकुलेशन वगैरह, गुणा भाग करना, जोड़ करना, प्लस माइनस, ये सब चीजें वहाँ पर सिखाई जानी चाहिए, व्यवहारिक गणित। और इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा होनी चाहिए। देखो स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा भी वहाँ पर दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, और पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, पर्यावरण की शिक्षा, है ना, स्वास्थ्य से संबंधित, जिसमें जो जनरल छोटी साइंस की बुक जो होती है उसमें स्वास्थ्य से संबंधित चीजें भी होगी, और फिर पर्यावरण एनवायरनमेंट भी आ जाता है उसमें, है ना, उसका अध्ययन हो गया। खेलकूद हो गया, व्यायाम हो गया, खेलकूद कराया जाना चाहिए बच्चों को, और व्यायाम होना चाहिए, व्यायाम, ठीक है। तो खेलकूद, व्यायाम, और इसके अलावा सृजनात्मक क्रियाएं, इनका यहाँ पर पाठ्यक्रम में ये चीजें रखी जानी चाहिए, ठीक। तो इतनी चीजें जो है इनके पाठ्यक्रम से संबंधित है, जो कि प्राथमिक स्तर पर। अब जैसे जैसे बच्चा माध्यमिक में जाएगा तो वहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र आ जाएगा, इसमें एक मातृभाषा हो गया, इसमें मातृभाषा आ जाएगी, और दूसरा हिंदी हो गया। अब हो सकता है कोई हिंदी को ही मातृभाषा में रखे। तीसरा कोई यूरोपीय भाषा, मतलब जैसे इंग्लिश हो गया, ये इसमें 3 तो ये भाषाएं होगी मुख्य रूप से, ये होनी चाहिए। इसके अलावा गणित विज्ञान ये होना चाहिए, गणित होता ही है वहाँ पर, है ना, विज्ञान होता है, विज्ञान विषय भी होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान SST भी होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान ये भी होता ही है 6, 7, 8 में, है ना। सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, और कला हो गया, कला और कार्यानुभव में मतलब जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, कृषि शिक्षा वगैरह ये रखी जाती है, कृषि कार्य। समाज सेवा हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, समाज सेवा से संबंधित, समाज सेवा NCC वगैरह रखा जाता है। और स्वास्थ्य सेवा हो गया, स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा को भी इसमें रखा जाना चाहिए। और इसके अलावा नैतिक शिक्षा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गई, मोरल एजुकेशन जो होती है, नैतिक शिक्षा, ये सब यहाँ पर होनी चाहिए। ये बस समझने के लिए आपके, ये बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है,
क्योंकि हम जब यहाँ से एक शिक्षक बन के अगर हम जा रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कक्षाओं में किस प्रकार की शिक्षा की बात यहाँ पर होती है, ठीक है। और इसके अलावा आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा ये भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस तरीके की शिक्षा इन्होंने माध्यमिक स्तर पर रखने की बात की। अब उच्च माध्यमिक में चलेंगे तो वहां पर भी सबसे पहली चीज यही त्रिभाषा सूत्र आएगा, जिसमें संघीय भाषा और आधुनिक विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा होती है। एक तो संघीय भाषा होती है, संघीय भाषा, और कोई आधुनिक विदेशी भाषा होगी, आधुनिक विदेशी भाषा होनी चाहिए, विदेशी भाषा, और एक शास्त्रीय भाषा। ध्यान रखेंगे शास्त्रीय भाषा में इसमें मुख्य रूप से संस्कृत वगैरह आ जाती है, शास्त्रीय भाषा, ठीक है। हमारे यहाँ को संस्कृत ही मुख्य रूप से इसमें चलती है। तो कोई ऐसी शास्त्रीय भाषा होनी चाहिए जो उपरोक्त भाषाओं में शामिल न हो। और इसके अलावा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सब लोग जानते हो, इतिहास, भूगोल, अब कोई साइंस से लेगा, कोई आर्ट से लेगा, सबके लिए अलग अलग होगा। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, और इसके अलावा इसमें तर्क शक्ति हो गया, मनोविज्ञान हो गया, तर्क शक्ति, तर्क शक्ति, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सारे विषय 11th 12th में होते हैं। इनमें से सारे नहीं लेने, कोई 3 विषय लेने, ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र हो गया, कला, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, कला हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स हो गया, भौतिक शास्त्र, और रसायन शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, और इसके अलावा गणित हो गया, जीव विज्ञान हो गया, गणित, गणित हो गया, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, और भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। इतने सारे विषय हैं विज्ञान में से, इनमें से 3 विषय, कोई 3 विषय लेने होते हैं। तो ये इनकी इसकी बात इन्होंने कही थी। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लो और इसको समझना है, मुख्य रूप से समझना है कि ये विषय यहाँ पर रखे गए थे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र। अब त्रिभाषा सूत्र का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो कोठारी आयोग था इन्होंने संशोधित त्रिभाषा सूत्र को दिया था, मतलब त्रिभाषा सूत्र को संशोधित करके इन्होंने दिया। इसमें सबसे पहले एक तो इन्होंने मातृभाषा, त्रिभाषा में इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं रखी, तो नंबर 1 इन्होंने रखा मातृभाषा। एक तो क्या होनी चाहिए कहा इन्होंने, मातृभाषा होनी चाहिए। अब मातृभाषा इसमें क्षेत्रीय भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा हो सकती है ना। मातृभाषा के लिए कोई क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है या फिर प्रादेशिक भाषा, प्रदेश की भाषा भी हो सकती है, प्रादेशिक भाषा। अब हमारे यहाँ अगर मातृभाषा रखेंगे तो उसमें हमारी कुमाऊनी, गढ़वाली ये तो विषय में है नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमें स्टेट की जो भाषा है उस पर ही डिपेंड होना पड़ेगा, उसको ही रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हिंदी को ही मातृभाषा के रूप में पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो ये मातृभाषा की बात पहली ये होगी त्रिभाषा में। दूसरा इन्होंने कहा संघ की राजभाषा। अब देखो संघ की जो राजभाषा है, अब संघ की राजभाषा तो हिंदी है ना, संघ की राजभाषा, लेकिन दूसरी लैंग्वेज क्या है, वो अंग्रेजी है। तो हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई लेना पड़ेगा। अब हमने अगर यहाँ पर मातृभाषा में हिंदी ले लिया तो यहाँ पर संघ की राजभाषा में क्या लेंगे, अंग्रेजी को लेंगे। तो 2 विषय तो ये हो गए। तीसरा कोई आधुनिक भाषा हो गया, तीसरे में क्या लेंगे, कोई आधुनिक भाषा लेंगे, है ना। कोई आधुनिक भाषा में तीसरी, या फिर आधुनिक भाषा में क्या हो सकता है, देखो कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा हो या फिर कोई शास्त्रीय भाषा हो। शास्त्रीय भाषा में जैसे संस्कृत वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं, जो पहली 2 भाषाओं में ना आई हो उसे लेंगे, ठीक है। तो तीसरा क्या लेंगे, कोई आधुनिक भाषा, कोई आधुनिक भाषा। जैसे आजकल आप देखोगे तो
आधुनिक भाषा, इसमें प्राइवेट स्कूलों में देखोगे तो जैसे फ्रेंच भी कराई जाती है, फ्रेंच भाषा हो गया, चाइनीज भाषा हो गया, इन भाषाओं को भी आधुनिक भाषा के रूप में रखा जाता है। अगर कोई बच्चा कहीं बाहर जाना चाहता है, वो सीखना चाहता है, किसी देश की भाषा सीखना चाहता है, तो उनको भी सीखने की व्यवस्था है प्राइवेट स्कूल में, कई सारे स्कूल में होती है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग, जैसे जर्मन भी लेते हैं, कोई फ्रेंच भाषा लेते हैं, कोई चाइनीज लेते हैं, जिस तरीके का अपना अपना शौक है उस तरीके के ले सकते हैं। कोई आधुनिक भाषा या कोई इसमें कह सकते हो कि इसमें कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा भी हो सकती है। आधुनिक देखो, कोई आधुनिक भारतीय भाषा या आधुनिक यूरोपीय भाषा, आधुनिक यूरोपीय भाषा, या फिर कोई शास्त्रीय भाषा, या फिर शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, इनमें से कोई भी एक भाषा वो व्यक्ति ले सकता है। तो इसकी इन्होंने बात की थी, जो कि पहली दो भाषाओं में न हो। तो ये त्रिभाषा सूत्र है, 3 भाषाओं की इन्होंने बात की थी। तो इस त्रिभाषा सूत्र को याद रखेंगे, एक मातृभाषा, दूसरा संघ की राजभाषा, तीसरा कोई आधुनिक भारतीय भाषा। ये 3 भाषाएं हैं। इन आधुनिक भारतीय भाषाओं में ये शास्त्रीय भाषा भी हो सकती है और आधुनिक कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है, यूरोपीय भाषा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है त्रिभाषा सूत्र, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में त्रिमुखी लाभ योजना के बारे में चल रहा हूँ, इसको भी समझ। पंचमुखी कार्यक्रम, त्रिभाषा और त्रिमुखी लाभ योजना। अगली हेडिंग लिखेंगे त्रिमुखी लाभ योजना, ये लिखा सबने। नेक्स्ट लिखेंगे त्रिमुखी लाभ योजना, त्रिमुखी लाभ योजना। ये क्या था, देखो, जो कोठारी आयोग था, कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि भाई शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना होनी चाहिए। ठीक है, आयोग ने, कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना की सिफारिश की, लाभ योजना की सिफारिश की। अब ये त्रिमुखी लाभ क्या थे, इसमें देखो सबसे पहले तो ये कहा कि एक तो जीपीएफ शिक्षकों को मिलना चाहिए, दूसरा बीमा होना चाहिए, तीसरा पेंशन। इसमें क्या क्या है, नंबर 1 जीपीएफ होना चाहिए, जीपीएफ, दूसरा बीमा होना चाहिए शिक्षकों का, और तीसरा क्या होना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। ये है त्रिमुखी लाभ योजना, इसको भी ध्यान रखेंगे, जीपीएफ, बीमा, पेंशन। क्लियर हो गया, तो इसे कहते हैं त्रिमुखी लाभ योजना। इसके अलावा शिक्षकों के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद का पर्यटन हेतु इनको किराया मिलना चाहिए और रेलवे पास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, तो ये तो त्रिमुखी है। अतिरिक्त देखो अन्य और क्या कहा, शिक्षकों के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में पर्यटन का जो है इधर उधर घूमने की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यटन हेतु किराया, ठीक है, पर्यटन हेतु किराया या रेलवे पास की व्यवस्था होनी चाहिए, रेलवे पास दिया जाना चाहिए। ये भी इन्होंने शिक्षकों के लिए भी कहा था। ठीक है, ये त्रिमुखी अलग है, इसको अलग से लिख लो, शिक्षकों के लिए ये भी इन्होंने इनका सुझाव था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। अब अगला लिखेंगे पाठ्य पुस्तकों के संबंध में, पाठ्य पुस्तकों के संबंध में सुझाव। ठीक है, सजेशन रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के लिए इन्होंने क्या सुझाव दिए, तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले कहा कि इसके लिए व्यापक पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए, व्यापक योजना होनी चाहिए, योजना बनाई जानी चाहिए। ठीक
ठीक है। और दूसरी बात, जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण है वो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर हो। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर हो, सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, आधार पर हो, ठीक है। तो दो बातें ये होगी। तीसरी बात इन्होंने कहा कि राज्य में पाठ्य पुस्तक समितियों का निर्माण होना चाहिए। राज्य में पाठ्य पुस्तक समितियों का निर्माण किया जाए, समितियों का निर्माण किया जाए। तो ये इनका इसके लिए सुझाव था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये है पाठ्य पुस्तक के संबंध में। हाँ, उल्टा गवर्नमेंट रुपये ले लेते हैं ना, पास आज तो देते हैं घूमने के लिए। सैलरी बढ़ा दी है, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखा साहब ने एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं, अवसरों की समानता संबंधी, सजेशन रिलेटेड टू इक्वलिटी टू एजुकेशन। इसके लिए भी इन्होंने कुछ सुझाव दिए, इसको भी लिखते हैं। फिर हमारे ये 10 सुझाव तो लगभग हो जाते हैं, फिर कुछ सुझाव और रहेंगे, अगली क्लास में ही कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि सुझाव बहुत सारे हैं, इनको हम समझते हुए चलेंगे, तो छोड़ना नहीं है, सारे पॉइंट हमें पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो लिख लेना, अवसरों की समानता के संबंध में, अवसरों की समानता, अवसरों की समानता के संबंध में सुझाव। अब देखो, अवसरों की समानता के संबंध में क्या कहा कि सभी के लिए जो है शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, है ना। चाहे लड़के लड़कियां, किसी जाति धर्म कुछ भी हो, तो सबके लिए समान शिक्षा के अवसर होने चाहिए। उसके लिए इन्होंने कहा कि 8वीं तक की शिक्षा जो है सबके लिए निःशुल्क होनी चाहिए। क्या कहा? 8वीं तक की शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क हो, सभी के लिए निःशुल्क हो, ठीक। मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है उसकी यहाँ पर बात आ रही है, निःशुल्क होनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत यहीं से होगी थी, 8वीं तक की शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क होनी चाहिए। उससे ऊपर कहा इन्होंने, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं या फिर जो योग्य छात्र हैं, उसके बाद की शिक्षा, उसके बाद की शिक्षा गरीब और योग्य, गरीब, एक तो गरीब के लिए निःशुल्क होनी चाहिए, दूसरा जो योग्य है, गरीब कॉमा योग्य बच्चों के लिए निःशुल्क हो, बच्चों के लिए निःशुल्क होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। जो योग्य बच्चे हैं तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद की शिक्षा भी उनके लिए निःशुल्क कर दो, और गरीबों के लिए तो फिर आगे की भी होनी चाहिए। और इसके अलावा देखो, जो प्राथमिक स्तर है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक है बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, ठीक है। पाठ्य पुस्तक है भी और कॉपियाँ भी, किताब भी और कॉपी भी, दोनों भी, लेखन सामग्री भी, ठीक। प्राथमिक स्तर में पाठ्य पुस्तक एवं लेखन सामग्री, ठीक है, दोनों चीजें, लेखन सामग्री निःशुल्क होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 8th तक की निःशुल्क शिक्षा कहा गया, यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों की बात नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्तर में ये चीज़ें भी निःशुल्क होनी चाहिए। और बाकी जो है आप देखते ही हो, आप तो 8th तक की सारी चीज़ें निःशुल्क है, ठीक है। और सभी को शिक्षा के समान अवसर भी प्राप्त होने चाहिए, लड़के लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर, सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर होने चाहिए, शिक्षा के समान अवसर होने चाहिए, तो किसी के लिए कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर होने चाहिए, लड़के लड़कियां किसी भी जात धर्म के हो, और पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसको भी लिख लेना, पिछड़े वर्गों के लिए
के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हैं, इन पर आप लोग अच्छे से पढ़ना, इनको रिवीजन करना। रिवीजन करोगे फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं क्वेश्चन अगली क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चनों को भी समझेंगे कि कैसे कैसे इनमें से क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव। अब देखो अगला इन्होंने विश्वविद्यालय से संबंधित सुझाव। अब आप लोगों ने देखा कि जो कोठारी आयोग है ये भारतीय शिक्षा आयोग इसे कहा गया, मतलब या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ये प्राथमिक से प्री प्राइमरी से भी था, प्राइमरी से भी था, सेकेंडरी से भी था और विश्वविद्यालय सभी शिक्षाओं के लिए इन्होंने अपने सुझाव दिए थे। अब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आता है, इन्होंने विश्वविद्यालयों को 4 भागों में बांटने की बात की थी। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि किस आयोग ने 4 प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की। तो पहला पॉइंट इसी में आएगा कि कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा को 4 संस्थानों में बांटने की सिफारिश की। अब ये 4 कौन से थे इनको समझना। सिफारिश की, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 प्रकार के संस्थानों में बदलने की सिफारिश की। इसमें एक सामान्य विश्वविद्यालय, एक तो इन्होंने कहा सामान्य विश्वविद्यालय होने चाहिए, दूसरा कैसे होने चाहिए, वरिष्ठ विश्वविद्यालय होने चाहिए, वरिष्ठ विश्वविद्यालय। ठीक है, और तीसरा सामान्य महाविद्यालय होने चाहिए, सामान्य महाविद्यालय। और चौथा क्या कहा, स्वायत्त महाविद्यालय होने चाहिए, स्वायत्त, ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त महाविद्यालय। तो ये इनकी 4 प्रकार के विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्मित करने की इनकी सिफारिश थी, इसको ध्यान रखें। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय है इनको पर्याप्त स्वायत्तता देनी चाहिए, विश्वविद्यालयों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्तता देनी चाहिए, स्वायत्तता दी जानी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जानी चाहिए। किस आयोग ने कहा, ये क्वेश्चन अगर हमारे सामने आएगा हमें लगेगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तो राधाकृष्णन आयोग को कहते हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय से संबंधित अपनी सिफारिश दी थी, इसलिए हम वहां पर राधाकृष्णन कर देंगे। और ध्यान रखना ये राधाकृष्णन ने नहीं बल्कि कोठारी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है कि स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि स्वायत्तता के अभाव में विश्वविद्यालय अपने शिक्षण, अनुसंधान और समाज सेवा के मुख्य कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा था, ये अब एक कथन आता है स्टेटमेंट में, इस कथन को भी मैं लिख दे रहा हूं कि इन्होंने क्या कहा कि स्वायत्तता के अभाव में विश्वविद्यालय अपने शिक्षण अनुसंधान एवं समाज सेवा के मुख्य कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते, के मुख्य कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते, कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते। यह स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना। किस आयोग ने इस स्टेटमेंट को दिया था, तो स्वायत्तता की बात इसी कोठारी आयोग ने की थी, इसलिए इसी आयोग ने इस स्टेटमेंट को दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो विश्वविद्यालय रिलेटेड सजेशन टू यूनिवर्सिटी, ये मुख्य सजेशन थे इनके। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों को अंतर विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य होना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा। और साथ में
इन्होंने कहा कि नए विश्वविद्यालयों को बनाने के लिए यूजीसी की अनुमति होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि विश्वविद्यालयों का गठन करने के लिए किसकी अनुमति होनी चाहिए? यूजीसी। जैसा आज के समय में आप देखते हो, कोई भी अगर विश्वविद्यालय बनाना है तो उसके लिए किससे परमिशन लेनी होती है? यूजीसी से। तो यही बात इन्होंने कही कि नए विश्वविद्यालयों का गठन करने के लिए, नए विश्वविद्यालयों का गठन करने के लिए यूजीसी की अनुमति आवश्यक हो। यूजीसी की अनुमति आवश्यक हो, ठीक है, आवश्यक हो। तो ये इनकी सिफारिश थी, इस बात को भी ध्यान रखें। तो विश्वविद्यालय के लिए ये मुख्य पॉइंट है, इनको आप लोग लिख लेना। और साथ ही मैंने लिखाया था, आपको पीडीएफ भेजी रखी है, सभी विश्वविद्यालय को अंतर विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य बनाना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा। और यूजीसी के 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए, ये भी पॉइंट है। लेकिन इन पॉइंटों को आप इतने पॉइंट लिख लो इसमें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सजेशन रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा के संबंध में, महिला शिक्षा के संबंध में सुझाव। अब देखो, आप लोग कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि भाई महिला शिक्षा के लिए क्या कहा होगा, इसको आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हो। और फिर उसमें हम कुछ पॉइंट को, जो नई चीजें निकल के आएंगी तो उन पर चर्चा कर लेंगे। एक तो इन्होंने कहा कि महिला विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना। अब ये विश्वविद्यालय कह रहे हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत राधा कृष्णन आयोग वहां पर दिमाग में आएगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ऐसे में महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। एक बात तो इन्होंने ये कही कि महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जहां आवश्यकता हो, हाँ, की जानी चाहिए, ये कहा। दूसरा, महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने कहा कि पत्राचार पाठ्यक्रम भी चलाया जाए। जो मतलब स्कूल नहीं आना चाहते, आ ही नहीं रहे और पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पत्राचार के माध्यम से भी ये सिस्टम होना चाहिए कि वो पढ़ सके, ठीक है। तो क्या कहा कि स्त्रियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो, या महिलाओं के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। भाई घर में किताब खोल करके किताब में से भी एक कॉपी में लिख करके भेज दे, वो कम से कम इतना तो कर दे, है ना। और गृह विज्ञान की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखो, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, गृह विज्ञान विषय की व्यवस्था। ये हर जगह कह रखा है कि गृह विज्ञान विषय की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट तो हमारे इंपॉर्टेंट निकल के आ गए। और गृह विज्ञान की बात पहले भी हमने देख ही रखा है। और बालिकाओं के लिए अब ये देखो, पर्याप्त प्राथमिक विद्यालय भी खोले जाने चाहिए, इसको भी ध्यान रखना। बालिकाओं की शिक्षा हेतु पर्याप्त प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए, प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए, ताकि बालिकाएं वहां पर आ सकें, ठीक है। जैसे आपने देखा 1 किलोमीटर में प्राथमिक होना चाहिए और 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक होना चाहिए, तो उसी बेस पर इन्होंने कहा कि बालिकाओं के लिए जो है पर्याप्त प्राथमिक विद्यालय भी खोले जाने चाहिए। और ये बालक बालिकाओं का अनुपात 2:1 हो जाए, ताकि आने वाले 20 सालों में ये अनुपात को, रेशो को बढ़ाने की भी इन्होंने सिफारिश की थी। तो ये कुछ बातें हैं। इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में देखो, इसको भी समझना। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुझाव। अब प्रौढ़ शिक्षा के लिए इन्होंने अपने क्या सुझाव दिए, इसको भी अच्छे से समझ लेना। 1-2 पॉइंट, मतलब जो अडल्ट व्यक्ति है उनके लिए, है ना, सजेशन रिलेटेड टू अडल्ट एजुकेशन, उसके लिए क्या कहा इन्होंने। एक तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए, ये कहा इन्होंने, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। अब ध्यान देना, अभी तक प्रौढ़ शिक्षा की बात कहीं नहीं आई है, का गठन किया जाए। जैसे महिला शिक्षा वगैरह, SC ST की शिक्षा, इनकी बात तो पहले कर रखी है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा की बात अभी तक नहीं आई थी। इसलिए ये बात ध्यान रखेंगे कि जो
कोठारी आयोग है, इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी अपनी सिफारिश दे रखी है और ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड के गठन की बात की है। और 15 से 30 वर्ष के जो प्रौढ़ निरक्षर प्रौढ़ है, 15 से 30 वर्ष के निरक्षरों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं ना, के लिए प्राथमिक विद्यालयों को आप लोगों को अगर किसी को ध्यान होगा तो लगभग 95 के आसपास, 96 उस टाइम पे ये प्रौढ़ शिक्षा का बहुत ज्यादा बोलबाला था। प्राथमिक विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र बनाया जाना चाहिए, सामुदायिक केंद्र बनाना चाहिए, ये कहा गया। जो और आप लोगों ने देखा भी होगा प्राथमिक स्कूल जो होते थे उनको सामुदायिक केंद्र भी बनाया जाता था और वहां पर ये महिलाएं जाती थी पढ़ने के लिए, औवा कोखा सीखने के लिए, उनको लिखना, नाम लिखना, साइन करना ये सिखाया जाता था और उनके लिए किताब भी आती थी, प्रौढ़ शिक्षा की किताब आती थी, उनको बांटा जाता था घर घर में जाकर के, कॉपियां दी जाती थी, कॉपियां होती थी, प्रौढ़ शिक्षा लिखा होता था बाहर से। तो इस तरीके की चीजें भी इसमें चली थी, है ना। तो इनके लिए जो है सामुदायिक केंद्र बनाए जाने। और एक और इंपॉर्टेंट है प्रौढ़ शिक्षा के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रौढ़ शिक्षा हेतु अनुसरण कार्यक्रम चलाने चाहिए, अनुसरण कार्यक्रम चलाना चाहिए। अनुसरण कार्यक्रम का मतलब कि वो देख देख करके चीजों को सीख ले, उसे अनुसरण कार्यक्रम कहा गया। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो है अनुसरण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, ज्ञान गंगा भी चला था, है ना। पहले प्रौढ़ शिक्षा करके ही चलता था और फिर ज्ञान गंगा। शायद मुझे जहां तक लगता है 90 के बाद की समय की में ये प्रौढ़ शिक्षा वगैरह उस टाइम पर चलाया गया था। काफी कुछ इस पर काम हुआ था प्रौढ़ शिक्षा के लिए, किताबें वगैरह सब आती थी। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट है शिक्षक शिक्षा के लिए, यहां से क्वेश्चन बना था पिछली बार का जो क्वेश्चन है इसी से शिक्षक शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन बना है, ठीक है। चलिए तो अगली बात करते हैं शिक्षक शिक्षा के संबंध में सुझाव। लिखा सबने? कुछ छूट जाए तो पीडीएफ भेज रखी है, पीडीएफ से पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। अब शिक्षक शिक्षा के संबंध में इन्होंने अपने क्या सुझाव दिए उस बात को भी ध्यान रखना। प्रौढ़ शिक्षा वाला इंपॉर्टेंट है और जगह नहीं आया है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन के लिए शिक्षक शिक्षा के संबंध में सुझाव। अब देखो शिक्षक शिक्षा के लिए क्या कहा होगा कि भाई शिक्षकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शिक्षकों को ट्रेंड किया जाए, है ना। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाए। एक तो इन्होंने कहा कि राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड, शिक्षक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए, प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। एक तो ये हो गया। अब राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड होगा तो साथ में जो है स्नातक और स्नातकोत्तर में, अब देखो ये समझना, स्नातक मतलब बीए वगैरह जो होता है, ग्रेजुएशन मतलब स्नातक, और स्नातकोत्तर में शिक्षा शास्त्र विषय जोड़ा जाना चाहिए। एजुकेशन शिक्षा शास्त्र विषय जोड़ा जाए, ठीक है। इसकी इन्होंने सिफारिश की। तो आज आप देखते ही हो जैसे साइकोलॉजी भी वहां रहता है और ये क्या कहते हैं शिक्षा शास्त्र भी विषय यहाँ पर होता है इसमें भी में, ठीक है। इसके अलावा देखो शिक्षकों के लिए एक रिफ्रेशर पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए। देखो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, शिक्षकों के लिए क्या चलाया जाना चाहिए, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम याद रखना है इसको। अब ये पाठ्यक्रम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए। रिफ्रेशर पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए दोबारा से पूरा पाठ्यक्रम सिखाया जाए ताकि वो चीजों को अच्छे से क्लियर कर सके। अब शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग कॉलेज खोले जाए। देखो अब प्रशिक्षण के लिए क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग कॉलेज खोले जाए,
इन्हें ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाए, कॉलेज खोले जाए। और इन ट्रेनिंग कॉलेजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना प्रत्येक राज्य में की जाए। ठीक है, प्रत्येक राज्य में क्या किया जाए, प्रत्येक राज्य में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। यही क्वेश्चन तो है पिछली बार का, और ये पहले पढ़ा ही नहीं था। कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज मतलब यही जो ट्रेनिंग कॉलेज है वो खोले जाए, जिनको कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज कहा गया है। ठीक है, तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज खोले जाने चाहिए। ये इनकी सिफारिश है, प्रत्येक राज्य में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज खोले जाने चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तकनीकी शिक्षा के लिए इन्होंने अपना क्या सुझाव दिया था, इसको ध्यान रखना। अगला पॉइंट है तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी की शिक्षा के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु सुझाव। तकनीकी शिक्षा के लिए इन्होंने क्या सुझाव दिया, इस बात को ध्यान रखना। इसके लिए इन्होंने कहा कि केंद्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान, केंद्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान खोले जाए, शिक्षा संस्थान खोले जाए, संस्थान खोले जाए। ठीक है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज लिखा है, और इसको जो है कॉलेज लिखा है तो फिर राधा कृष्णन आयोग अधिकांश लोगों ने इसको समझ गया था, इसलिए इसमें गलती हो गई थी। ठीक है, सेंट्रल टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, सेंट्रल टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड खोले जाए, ये तकनीकी शिक्षा के लिए कहा। और जो 25% माध्यमिक विद्यालय हैं उन्हें व्यावसायिक विद्यालयों में बदला जाए। मैंने पहले भी लिखा रखा है, फिर से लिखा रहा हूं, 25% माध्यमिक विद्यालयों को, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों में बदला जाए, व्यावसायिक विद्यालयों में बदला जाए, विद्यालयों में बदला जाए। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है, इन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में जो कृषि विश्वविद्यालय है ना उनकी स्थापना की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। जैसे यहां पर पंतनगर वाला हो गया है ना, प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव वाला भी, और तकनीकी शिक्षा संस्थान भी हो गया, और कृषि विश्वविद्यालय भी। 25% विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों में बदला जाए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन पर आप लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निर्देशन एवं परामर्श। लिखा सबने? अब समझते हैं कि निर्देशन व परामर्श के लिए इन्होंने क्या सुझाव दिए थे, इसको भी समझना। इस पर भी एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। निर्देशन एवं परामर्श हेतु सुझाव। बच्चों को निर्देशन कर देने के लिए और सुझाव देने के लिए यहाँ पर निर्देशन परामर्श, एक तो इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर से ही होना चाहिए। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस आयोग ने कहा कि निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालयों से ही होनी चाहिए या प्राथमिक स्तर से ही होनी चाहिए, तो इन्होंने ही कहा था। और दूसरा, प्रत्येक जिले में कम से कम एक विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था हो। ठीक है, एक पॉइंट तो ये पहला इंपॉर्टेंट आ जाता है कि निर्देशन व परामर्श, निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था, प्राथमिक स्तर से हो। हाँ, प्राथमिक से ही बच्चों के लिए हो, प्राथमिक स्तर से हो। और दूसरा क्या कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक विद्यालय, ये बात ध्यान रखेंगे, प्रत्येक जिले में कम से कम एक विद्यालय में
निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था हो। तो ये भी निर्देशन व परामर्श के लिए सुझाव था। और अब आता है अपव्यय एवं अवरोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। दो बातें और हैं जिन पर हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों ने अपव्यय अवरोधन ये सब ने बीएड वगैरह में काफी पढ़ा होगा कि अपव्यय क्या होता है, अपव्यय एवं अवरोधन। ये बात भी अभी इससे पहले कहीं नहीं आई है और यहां पर आ रही है। अपव्यय मतलब होता है फालतू खर्चा, अपव्यय का मतलब हो गया फालतू खर्चा, और अवरोधन का मतलब होता है रुकावट। ठीक है। और इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर में, इधर पर लिख दे रहा हूं कि बस इतना ही लिखूंगा मैं, प्राथमिक स्तर में अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब देखो अपव्यय कैसे होगा, प्राथमिक स्तर में कैसे अपव्यय होता है, कैसे अवरोधन होता है, इसको समझना। अपव्यय का मतलब मैंने क्या कहा, अपव्यय का मतलब होता है फालतू खर्चा या फिजूल का खर्चा। अब जब बालक माना किसी क्लास में एडमिशन लेगा, एडमिशन जब लेगा तो फिर उसे अपनी क्लास वो पुरानी क्या बीच में ही छोड़ के चले गया बच्चा, तो ऐसे में क्या हुआ, उसका एक तो अपव्यय हुआ, फालतू का खर्चा हुआ, 6 महीने आया, 2 महीने आया, जितना भी आया, और साथ में क्या हुआ, उसमें अवरोधन भी लग गया है ना। तो उसका जो समय है, एक तो वहां पर खर्च हो गया, अपव्यय हो गया, फिजूल खर्ची होगी। अवरोधन का मतलब क्या है, रुकावट। रुकावट का मतलब ये हो गया कि छात्र अगर किसी पाठ्यक्रम में निर्धारित समय से अधिक समय लेता है, माना 1 साल फेल हो गया, 2 साल फेल हो गया, है ना, 3-3 4-4 साल भी फेल हो जाते थे बच्चे, तो ऐसे में वो जो रुकावट उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए भी ऐसी समस्याओं का अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय मतलब जो उसने बीच में छोड़ के चले गया, उस पर जो खर्चा आया वो अपव्यय हो गया। अवरोधन मतलब बच्चा अगर 2-3 बार फेल हो जा रहा है एक क्लास में, तो ऐसे में क्या हो रहा है, अवरोधन, उसके रुकावट आ रही है। तो उन दोनों ऐसी समस्याओं का के लिए जो है समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। और एक पॉइंट इसमें और आता है कि अपव्यय अवरोधन का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, अपव्यय अवरोधन का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, तो सर्वप्रथम उल्लेख हर्टांग कमेटी ने किया था। ये बात ध्यान रखेंगे, हर्टांग कमेटी ने किया था। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इस बात पर भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। सबसे पहले हर्टांग कमेटी ने इस पर बात की थी। ठीक, तो ये भी हो गया अपव्यय एवं अवरोधन, दोनों समझ आगे होंगे। अपव्यय मतलब फिजूल की खर्ची, और अवरोधन का मतलब हो गया रुकावट। अगर बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, बीच में छोड़ के चले जा रहा है, तो ऐसे में उसका समय बर्बाद हुआ और पैसा भी बर्बाद हुआ, उसे अपव्यय कहते हैं। और अवरोधन का मतलब बार बार अगर बच्चा फेल हो रहा है टाइम में, तो फिर उसमें अवरोधन, रुकावट आ रही है। तो इसकी इन्होंने कहा कि इस समस्या का जो है समाधान होना चाहिए। उसके लिए आप जानते ही हो कि बच्चों को जो है एक तो निःशुल्क शिक्षा कर देगी, और दूसरा जो है फेल करना बंद कर दिया, किसी को भी अब 8th तक तो किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें इसमें इसके लिए काम किया गया। ठीक, अब इसमें एक और आता है लास्ट पॉइंट, अभिनव पाठ्यक्रम। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभिनव पाठ्यक्रम की बात किस आयोग ने कही थी। लास्ट पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं अभिनव पाठ्यक्रम। जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जो है अभिनव पाठ्यक्रम चलाने की इन्होंने बात की, इनोवेटिव सिलेबस जिसे कहते हैं अभिनव पाठ्यक्रम। अभिनव पाठ्यक्रम मतलब इन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर अभिनव पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए, अभिनव पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इनोवेटिव सिलेबस होना चाहिए, मतलब चलाए जाने चाहिए, जिससे कि बच्चे में कुछ नया करने की, क्रिएट करने की, मतलब सृजनात्मकता बच्चे में आए। तो इस तरीके का पाठ्यक्रम हो जिससे कि बच्चे में कुछ सृजनात्मक गुण आ सकें। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर अभिनव पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए। तो ये भी इनकी सिफारिश थी, इंपॉर्टेंट सिफारिश है, इस पर भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो ये है इसमें कोठारी आयोग से संबंधित मुख्य बातें। और एक इसमें
एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इस पर लास्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कथन है, ठीक है, कथन लिख लेना। एक तो दो कथन तो ऑलरेडी आप लोग पहले लिख चुके हो, इन कथनों को एक साथ लिख लेना। एक तो इन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये किसने कहा? भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये स्टेटमेंट था कोठारी आयोग का। एक इंपॉर्टेंट कथन तो ये हो गया। दूसरा कथन इन्होंने कहा कि शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। दूसरा क्या है? शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है, ये भी स्टेटमेंट किसका था? कोठारी आयोग का स्टेटमेंट। इस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दो हो गए। तीसरा एक और लिख दे रहा हूं कि विद्यालय का वातावरण अध्यापकों का व्यक्तित्व एवं व्यवहार। देखो अब ये बड़ा स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लेना कि विद्यालय का वातावरण कौमा अध्यापकों का व्यक्तित्व एवं व्यवहार, अध्यापकों का व्यक्तित्व एवं व्यवहार, ये इसको देख करके आपको अनुमान आ जाएगा कि इसी आयोग का है। तथा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुख सुविधाएं, तथा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, सुख सुविधाएं तथा विद्यालय में उपस्थित भौतिक सुख सुविधाएं छात्रों के मूल्योन्मुख, छात्रों को मूल्योन्मुख मतलब उनके अंदर मूल्य वैल्यू बढ़ाने के लिए, मूल्योन्मुख बनाने, छात्रों को मूल्योन्मुख बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं, बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं, विशेष भूमिका निभाते हैं। बस इतना लिख लेना, निभाते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो विद्यालय का जो वातावरण है, वहां का जो वातावरण होगा विद्यालय का, और अध्यापक का जो व्यक्तित्व होगा, टीचर की जो पर्सनालिटी होगी और उसका जो बिहेव होगा, ठीक है, तथा विद्यालय में जो उपलब्ध भौतिक सुख सुविधाएं हैं, विद्यालय में जैसी सुख सुविधाएं हैं वह छात्रों को क्या बनाएंगी? मूल्योन्मुख बनाने में विशेष भूमिका निभाती है। इस स्टेटमेंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पर भी ध्यान रखेंगे। और एक और स्टेटमेंट मैंने अभी आप लोगों को लिखाया था, सबको याद होगा कौन सा लिखाया था? कि स्वायत्तता के अभाव में विश्वविद्यालय अपने शिक्षण अनुसंधान एवं समाज सेवा के मुख्य कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। ये भी इसमें हमने एक और स्टेटमेंट लिखा था, इसको भी चाहो तो इसके साथ ही एक इन सारे स्टेटमेंट को लिख लेना। कथन एक ये है, एक ये है कथन, दूसरा और कथन एक ये है, तीसरा कथन, और चौथा कथन एक और मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था? कि स्वायत्तता के अभाव में, स्वायत्तता के अभाव में, लिख लेना इसको, ठीक है। स्वायत्तता के अभाव में विश्वविद्यालय अपने शिक्षण अनुसंधान एवं समाज सेवा के मुख्य कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। ये 4 स्टेटमेंट इसमें मैंने लिखा है, इनको आप लोग एक साथ लिख लेना और अच्छे से तैयार करना। तो इसके साथ ही हमारा ये कोठारी आयोग आज ये कंप्लीट हुआ, और कल हम इसके तीनों आयोगों के को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो इन तीनों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद फिर हम इनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो अब आप लोग मुझे बताइए क्या चीज़ें सबको क्लियर हुई, और साथ में ये भी बताइए कि कैसे लग रहा है ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन।